गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज़। आज है 8 अक्टूबर एंड डे है फ्राइडे। तो आज मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मेरी साउंड भी थोड़ी लाउड हो और जो बैकग्राउंड में जो आपको थोड़ा साइड में ब्लैक दिखता था तो वो ना दिखे। मैंने जूम आउट कर दिया था। तो इसमें होता क्या है कि मेरे को जब ये वीडियो थोड़ी सी भी एडिट करनी पड़ती है तो उसके बाद वो एक्सपोर्ट होती है, और जब 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो एक्सपोर्ट होती है तो उसको एक्सपोर्ट होने में एडिशनली 10-15 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं कभी लेट हो रहा होता हूँ या मेरे को वीडियो जल्दी अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि कल था या उससे पहले 1-2 दिन था, तो मैं बिना एडिट करे अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो वैसे भी सिंगल कट के अंदर ही बना रहा होता हूँ। तो मैं वीडियो बिना एडिट करे अपलोड करता हूँ। तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कि पहले जो आपको साउंड के इशूज़ दिखें वो इस वजह से हो। दूसरी चीज़ कि मैंने आपको FPL वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। अब जो FPL की वीडियोज़ आएंगी संडे को आएंगी। तो जो है आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताएं। मुझे पहले लग रहा है कि मैं आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत बेसिक्स बता देता हूँ। मैंने बेसिकली CA रचना का एक कोर्स किया है, उसके अंदर 8 पॉइंटर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का सिस्टम बताया हुआ है उन्होंने। तो हर जो पॉइंट है 8 पॉइंटर के अंदर उसको मैं पहले समझाऊँ आपको, फिर हम कंपनीज़ को पकड़ें, उनके एनालिसिस करें। ऐसे फॉर्मेट के अंदर अगर हमें चलना है, चलना चाहिए, तो आप जो है नीचे कमेंट करें। संडे को पहला वीडियो आ रहा होगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स से डील करेगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। TPG में रिचार्ज टाटा EV यूनिट विद 1 बिलियन चेक। बहुत बेसिक सी यूनिट है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका TPG बेसिकली एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है आपकी। इसमें क्या किया इन्होंने, ये एक ऐसी फर्म होती है जो आपके बिजनेस के अंदर इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ओनरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि अगर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स हों तो वो आपको मिल जाए, उस कंपनी को मिल जाए। दूसरी बात, अगर वो कंपनी आपको बेचना चाहे तो वो बेच भी सके। इस तरह से आपकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर TPG एक बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके अंदर इन्होंने ये बात कर रहे हैं टाटा वालों से कि हम जो आपकी टाटा की EV कंपनी बनने वाली है, इसके अंदर वो 1 बिलियन का चेक, 1 बिलियन की वैल्यूएशन, 1 बिलियन की फंडिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो पहली बात इसके अंदर ये है कि जो टाटा का EV यूनिट है वो एक स्टेप डाउन सब्सिडरी होगा। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्टेप डाउन सब्सिडरी, इसके अंदर होता क्या है कि जैसे टाटा जो मेन कंपनी है वो है टाटा सन्स, जो मेन टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को होल्ड करते हैं। टाटा सन्स की एक कंपनी बनेगी जो टाटा मोटर्स के नाम से अभी भी चल रही है मोस्ट प्रोस्पेक्टिवली। तो टाटा मोटर्स के अंदर से एक और कंपनी बनेगी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी होगी, वो होगी आपकी टाटा EV करके, जो भी वो उसका नाम रखना चाहेंगे। तो टाटा मोटर्स के अंदर से एक और कंपनी बनेगी जो एक्चुअली में ओन करेगा टाटा सन्स, क्योंकि टाटा सन्स के बाद 100% ओनरशिप आपके टाटा मोटर्स की। तो हमने जो इस तरह से देख लिया स्टेप डाउन सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। यहाँ पर इन्होंने और भी लोगों से बात की है, और इन्होंने SWF यानी कि सोवरेन वेल्थ फंड, ये क्या होता है, ये किसी कंपनी ने, किसी कंट्री ने, जैसे US है, US के पास बहुत सारे फंड्स आ गए, US की जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने एक सोवरेन वेल्थ फंड बना दिया कि हमारे जो फंड्स हैं आप मैनेज कर लो, आप कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके थ्रू आप हमें रिटर्न जनरेट करके दे दो। तो इस तरह से बेसिकली SWF का सेटअप होता है किसी कंट्री से रिलेटेड करके। तो ऐसे 1-2 SWF से इन्होंने बात की है जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर है, उनके जो उनके SW बने हुए हैं, तो इनको जो है मिला करके इन्वेस्टमेंट जा सकती है 1.5 बिलियन तक, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी आपके ऑयल के क्राइसिस चलते रहते हैं। हालांकि ऑयल सारा यहीं से आता है, बट जिस कंट्री के पास गल्फ़ में होते हुए ऑयल नहीं है, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक सपोर्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, क्योंकि उसके पास तो ऑयल है ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से बेसिकली है आपका, और यहाँ पे टोटल इनकी वैल्यूएशन जो है 8 to 9 बिलियन जाने वाली है। मैंने पहले ही कवर किया था, 2-3 वीडियो पहले ही किया था इनफैक्ट, कि जितनी वैल्यूएशन होती है, बढ़ कैसे जाती है वैल्यूएशन, जबकि इनको सिर्फ 1 बिलियन की फंडिंग मिली है, तो वैल्यूएशन इनकी इतनी ज़्यादा पर कैसे चलेगी। मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ आपको, अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा 10-20 सेकंड को स्किप कर सकते हैं। नाउ 1 करोड़, अगर हमने ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैंने पहले भी शायद एग्जैक्टली यही लिया था। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 करोड़ रुपये लगाए और 100% आपके पास ओनरशिप थी। मान लेते आपने डेट लेके लगाए, वो एक ही बात है, आपके पास ओनरशिप आपके पास ही है, तो 100% ओनरशिप आपके पास है। और दूसरी बात कि आपने 1 करोड़ रुपीज़ लगाए। नाउ यहाँ पे एक टाइम के बाद, मान लेते 2 साल बाद, आप अच्छे से ग्रो कर गए, आप ठीक ठाक आपका रेवेन्यू आने लग गया, और आपको जो है फंडिंग चाहिए आगे एक्सपेंड करने के लिए। तो आपको मान लेते हैं 10 करोड़ की फंडिंग चाहिए, आपकी बात हुई इन्वेस्टर से, मान लेते किसी से भी हुई, तो उन्होंने बोला कि हमें 10% इक्विटी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अभी तक सिर्फ 1 करोड़ थी, क्योंकि आपकी जो पैसे थे वो 100% ओनरशिप के अंदर आते थे, तो वो 100% हो गई वो वैल्यूएशन। अब यहाँ पर 10% के लिए आपको जब 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन सीधी सी मल्टीप्लाई 10 × 10 दैट इज़ 100 करोड़ पर पहुँच गई, जो आपकी वैल्यूएशन है। तो इस तरह से बेसिकली पूरा वैल्यूएशन का आप कह सकते हैं गेम चलता है। यहाँ पर ये आपको जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर लाई करता है, सॉरी, कि जैसे यहाँ पर आपको फंडिंग तो मिली सिर्फ 10 करोड़ की और आपकी वैल्यूएशन चली गई 100 करोड़ पर। ये बेसिकली वो दो फिगर्स हैं जो हर आपको डील के अंदर मिलेंगी, हर डील के अंदर आपको ये मिलेंगी कि जितनी वैल्यूएशन आपको, जितनी फंडिंग आपको मिल रही है उससे ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। तो इस तरह से बेसिकली है आपका यहाँ पे इनको 1 बिलियन की फंडिंग मिलने वाली है और 8 to 9 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन होने वाली है। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया पूरा। अब अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। नाउ जी शुड गेट मोर टाइम टू गिव इट्स रिप्लाई एंड क्लाइंट, ये मतलब मैं हंस रहा हूँ बोलते टाइम, ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें हुआ क्या था। हमने वैसे कल भी डिस्कस किया था पूरा केस। तो उसके बाद आपका अक्टूबर 5 को क्या हुआ था कि जी वालों ने बोला था कि इन्वेस्को को आपको एक ईजीएम करवानी पड़ेगी जी के बोर्ड को हटाने के लिए। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। इन्वेस्को एक आपकी इन्वेस्टर कंपनी है, इन्होंने जी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जी आप सभी को पता है, जी के बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, ये मीडिया के अंदर पूरे काम करती है। ना अक्टूबर 5 को क्या हुआ था, हमने कल भी पूरी टाइमलाइन देखी थी, ये लास्ट पॉइंट यही था। अक्टूबर 5 को एनसीएलटी वालों ने बोला जी को कि वो अपने रिप्लाई को इन्वेस्को प्ली का जो था उसको 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दें। इन्वेस्को प्ली क्या थी, इन्वेस्को की प्ली ये थी कि जी वाले जो हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करें थोड़ा सा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, पर्टिकुलरली बोलूँ तो जो इनका एमडी और सीईओ है दोनों एक ही पर्सन है, पुनीत गोयंका, तो उनको जो है वो चेंज करने की बात करें कि हटाओ इन्हें हटाओ। इस तरह से वो बात करें यहाँ पर एनसीएलटी ने बोला ये था कि इस डील को जो है देखो ना। अब क्या हुआ है कि आपके जी आपका जो था जिसके ऊपर ये बोला गया था कि आप जल्दी रिप्लाई करो, वो चले गए एनक्लैड। एनक्लैड क्या है, बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल यही न्यूज़ थी मेनली। तो इसके अंदर इन्होंने बोला था कि हमें अक्टूबर 6 को बोला था इन्होंने कि हमें और टाइम चाहिए, जो आपका रिप्लाई करने के लिए आप 2 दिन के अंदर बोल रहे हो, तो हमें और टाइम चाहिए। तो एनक्लैड ने ऑर्डर दिया था कि आपको 2-3 दिन मिलेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए, 3 दिन टू बी स्पेसिफिक मिलेंगे। अब यहाँ पर एनक्लैड ने पता नहीं किसके कहने पर खुद ही एक ऑर्डर निकाला है, या तो जी के कहने पर या खुद से, कि क्या ऑर्डर है कि आपको जो है अभी हमने आपको एक रीजनेबल टाइम नहीं दिया। एनक्लैड कमेंटेड एन एरर इज़ नॉट ग्रांटिंग रीजनेबल टाइम टू जी फॉर फाइलिंग अ रिप्लाई। तो इस तरह से बेसिकली है आपका एनसीएलटी वाले बोल रहे हैं कि एनक्लैड वालों ने आपका प्रॉपर टाइम इनको नहीं दिया। और ये एक और पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि कंप्लीट वायलेशन ऑफ रूल 37 ऑफ एनसीएलटी रूल्स, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी वो चीज़ें कोट करी हैं, अच्छे से लॉ वाली चीज़ें जो है कोट करी हैं। ऑल्सो अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको कोई भी डिसीजन के लिए 5 दिन का टाइम देना होता है, तो ये 2 दिन का टाइम देना इसको वॉयलेट करना है। सेक्शन 98 ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिटेशन ऑन एनसीएलटी टू पास ऑर्डर विद इन दैट लिमिट। बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आएगी होगी। तो हमने जो है पूरा देख लिया। यहाँ पे 3 ये क्या चीज़ें थी, ये 3 आपके लॉ थे, एविडेंसेस थे, जिनके बेसिस पे इन्होंने ये बोला कि आप जो है इतने शॉर्ट लिमिट में किसी को डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल सकते 2 दिन के अंदर अंदर। तो इस तरह से बेसिकली है आपका पूरा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे भी लिखी है, इज नॉट ग्रांटिंग रीजनेबल टाइम फॉर रिस्पॉन्स इन वायलेशन ऑफ एनसीएलटी रूल्स। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। अच्छा, आपको कल काफ़ी सारे हो सकता है अगर आपने इंस्टाग्राम चलाया हो तो मेरी रील्स आपको जो है देखनी चाहिए। कल मैंने जो है डाली थी कि नए बिटकॉइंस कहाँ से आते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि नई आरबीआई जो मनी सप्लाई करता है वो कैसे आती है, वो मैंने आपको पहले बार बताया हुआ है। तो ऐसे नए बिटकॉइंस कैसे आते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो आपको वो रील ज़रूर देखनी चाहिए। आपको नीचे जो है लिंक मिल जाएगा उसका, और नीचे आपको मेरी आईडी का भी लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो आपको उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं रोज़ जो है रील्स डालता हूँ, मतलब मंडे टू फ्राइडे। नाउ रिलायंस टू रन 7-Eleven स्टोर्स, बहुत बेसिक सी बात है। कल आपने शायद ये मैं यहाँ से बताना चाह रहा था कि कल आपने ये भी इंस्टाग्राम पर शायद देखा होगा 7-Eleven, बहुत अगर आपने कोई हॉलीवुड किसी मूवी देखी है जिसके अंदर है तो आपको दिखा होगा। तो ये बेसिकली एक स्टोर्स की चेन होती है, रिटेल स्टोर्स की। तो इनको जो है रन करने की प्लानिंग कर रहा है रिलायंस इंडिया के अंदर, मतलब उनसे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनी है, SEI कंपनी का नाम है। तो इनसे जो है बात करें, और रिलायंस रिटेल्स वेंचर लिमिटेड जो कंपनी है, मतलब रिलायंस के अंदर ही आती है, जो रिलायंस रिटेल का पूरा सेगमेंट डील करती है, तो ये इसका मतलब ऑन पेपर यही इनको जो है डील करेगी। हमने जो है उसका पूरा देख लिया। अगर आपको पूरे पेज में या फिर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकली जो मैंने आपको समझाया, इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं।
ना आगे चलते हैं आपके 80 मार्केट सेक्शन के ऊपर। ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, कम से कम ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो है हम उसको देखने वाले हैं आगे, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। नाउ TCS लाइकली टू रिपोर्ट अ सीक्वेंशियल रिकवरी इन Q2 ऑन स्ट्रॉन्ग डील फ्लो। बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है। TCS आपको सभी को पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर आपको नहीं बता दो तो ये आपकी एक तरह से IT फर्म, बिगेस्ट IT फर्म है इंडिया के अंदर। इनका मेन बिजनेस आपको समझना है, इनका वैसे तो टाटा है तो इनकी क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है और इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, बट दूसरी बात इनका मेन बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनकी बहुत ज़्यादा है। कंपनीज इसको IT का काम आउटसोर्स करती है, मेन इनका रेवेन्यू जो है यहाँ से आता है। तो इस तरह से बेसिकली आपका कंपनी लाइकली टू सी 3.8% राइज इन रेवेन्यू आफ्टर अ प्योर Q1 ड्यू टू डिसरप्शन इन इंडियन ऑपरेशन। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि Q1 का इनका पुअर परफॉर्मेंस रहा है। ये काफ़ी दिन न्यूज़ में भी रहा। अगर आप CNBC चलाते हैं तो TCS की वो बात करते हैं जब वो Q1 की ज़रूर बात करते हैं 2021 का, 2021 से लेकर 2022 वाला जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर Q1 की ज़रूर बात करते हैं जहाँ पे पूर रहा। ना अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो अगले टाइम पे अगर वो अच्छा यूजुअल भी परफॉर्म करती है तो वो अच्छी लगती है परफॉर्म करने में। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ इतना परफॉर्म करती है बट एक टाइम के लिए वो नीचे चली जाती है, डाउन परफॉर्म करती है, तो अगर उस टाइम अगर नेक्स्ट टाइम पे वो यूजुअल भी परफॉर्म करेगी, यहाँ पे भी जाएगी, तो वो जो है ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा लगेगी, जो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है आपकी। तो ये इसीलिए पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि 3.8 परसेंट राइज आपको जो है मिल सकता है रेवेन्यू के अंदर ड्यू टू पुअर Q1। प्योर Q1 जो हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपके इंडियन ऑपरेशंस के अंदर डिसरप्शन आ गए थे। ये एक फैंसी वे बोलने का कि कोविड की सेकेंड वेव के आसपास हम चले गए थे। तो हमने जो इसको देख लिया, TCS लाइकली टू रिपोर्ट अ सीक्वेंशियल रिकवरी इन Q2। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि Q2 का मतलब होता है आपका, जैसे अप्रैल मई जून आपका Q1 हो गया, जून के बाद आपके जुलाई अगस्त सितंबर Q2 हो गए। तो जुलाई अगस्त सितंबर की रिपोर्टिंग ऐसा नहीं होगा कि 31 सितंबर या 30 सितंबर जो भी है तो इसको ही आ जाएगी 3 महीने की रिपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी के अकाउंट्स बने हैं उनको ऑडिट कराने के लिए या वेरीफाई करने के लिए या कम से कम प्रेजेंटेबल बनाने के लिए 2-3-4 दिन का समय लगता है, और 2-3-4 दिन में बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 2-3 हफ्ते का समय लगता है। तो अभी जैसे आपका 8 अक्टूबर है आज, बट आज ये कहना चाह रहे हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे अभी, तो अभी रिपोर्ट करेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि 5-6 दिन के बाद आ जानी चाहिए रिपोर्ट, 5-6 दिन के अंदर अंदर। तो जो है इतना टाइम बेसिकली लगता है, और एनुअल रिपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एनुअल रिपोर्ट आपके हिसाब से मार्च को आ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, 31 मार्च को नहीं आती है। मतलब रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट तो अभी थोड़े दिनों पहले ही आई थी आपकी। तो इस तरह से बेसिकली है आपका TCS टू लाइकली टू रिपोर्ट सिक्वेंशियल रिकवरी इन Q2। बहुत बेसिक बात है कि जो रिपोर्टिंग करेंगे उसके अंदर जो Q2 की रिपोर्ट्स ही आएंगी ऑब्वियसली, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रिकवरी वहाँ पर आपको दिख सकती है। जो ये 3.8% का राइज है ये भी स्पेकुलेटिव है, ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन स्ट्रॉन्ग डील इनफ्लो, इनका इन्होंने रीज़न बताया, स्ट्रॉन्ग डील्स इनको मिली हैं, क्योंकि देखो इंडिया में अगर ऑपरेशन कम हो गया तो कोविड के बाद बढ़ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो है वहाँ पर से इनको जो डील्स इनके यूजुअल क्लाइंट्स हैं उनसे मिल गई होगी। तो इस तरह से बेसिकली आपका, अगर मैं बोलूँ तो आपको जो है ये पूरा पढ़ लेना चाहिए। ये जो है इसके अंदर क्या है, बेसिकली कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस के ऊपर, ये अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा समराइज़ करके बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो TCS का एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, और Q1 Q2 इस लैंग्वेज के अंदर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इंप्रेशन वाली बात हो जाएगी ना। यहाँ पर उन्होंने टॉप 5 जो टेक कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर उनको जो है कंपेरिजन किया है, और ये वाली 5-4 तो आपकी बिग 4 के नाम से भी जानी जाती हैं IT सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर। तो बेसिकली इस तरह से आपका इन्होंने इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपेयर किया। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में अगर आपको फ़र्क नहीं पता तो रेवेन्यू मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल्स होती हैं सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक गुड परचेज़ किया 80 रुपीज़ का, तो यहाँ पर मैंने उसकी सेल की 100 रुपीज़ के मान लेते हैं, तो मेरा रेवेन्यू हुआ 100 रुपीज़ का पूरा। बट यहाँ पे 100 रुपीज़ के अंदर से मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज़ नहीं है, 100 रुपीज़ के अंदर से मेरा प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपीज़ है, दैट इज़ 100 माइनस 80। तो मेरा 20 रुपीज़ जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली है आपका कि हमें नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों चीज़ देखनी होती है आपकी। और 4.1% का Q1 इंक्रीज़ है, Q1 इंक्रीज़ नेट प्रॉफिट के अंदर 4.8% है TCS के अंदर। तो हमने जो पूरा यहाँ पर देख लिया। अब अगर मैं कोई मेरे से पूछता है कि ये चीज़ क्यों काम आती है एज अ एनालिस्ट या एज अ कंपनी के इन्वेस्टर को, तो उसको अगर मान लेते हैं कि उसने ऐसे नैरो डाउन कर लिया कि मेरे को आज के टाइम पे IT सेक्टर की बिग 4 कंपनीज के अंदर में से किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कैसे हाईलाइट करेगा। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है कि उनकी अर्निंग्स कितनी चल रही है, कितना आपका ग्रोथ आ रहा है।
तो ग्रोथ को जो देखते हुए कर सकता है। अब अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो टॉप पे पहुंची हुई कंपनी तो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ चल रहा हो, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था यूएस की इकोनॉमी जैसे बहुत क्लोज है एक मतलब बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रखी है, तो उनका जो ग्रोथ का रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ करके कहाँ जाएंगे, वो वैसे ही इतने बड़े लेवल पर है, उनको वहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही उसके लिए कॉस्ट आती है। तो जो टॉप पे कंपनी होती है उसके साथ एक दिक्कत ये होती है कि उनको टॉप पे रहना सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ले जाता है, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ हिंडर हो जाती है। तो जो है वो इन्वेस्टर्स अगर ग्रोथ सेंट्रिक है कि उनको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, तो वो स्टेप डाउन करेंगे और टॉप से नीचे आते रहेंगे और उनको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी थोड़ी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो HCL टेक की ज़्यादा ग्रोथ रहेगी TCS से इन 5 to 10 years। तो हमने जो पूरा देख लिया। अब HCL sees no merit in SREI's plea against RBI move dismisses it। बहुत बेसिक सी न्यूज़ है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। SREI कंपनी है, इसके आपके क्या हुआ था, ये बैंकरप्ट हो गई एक तरह से। तो इनके पास 30,000 करोड़ का डेट है अभी के लिए, जो इनको वापस अपने इन्वेस्टर्स को वगैरह को रीपे करना है ना। ये RBI के शरण में गए एक तरह से। RBI ने क्या किया, RBI का मूव था, SREI क्या एक पूरा ग्रुप है कंपनीज का, जैसे टाटा का ग्रुप है, रिलायंस का ग्रुप है, आदित्य बिरला का ग्रुप है, इसी तरह से ग्रुप है इसका कंपनीज का ना। तो इसके ग्रुप के अंदर 2 कंपनीज थी, जिसके अंदर से एक का नाम था SREI इक्विपमेंट्स और एक का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। अगर आपको याद है, ये मैंने आपको बताया था एक्चुअली जब ये न्यूज़ आई थी पूरी डिटेल के अंदर, तो शायद मंडे को ही आई थी। तो अगर आपने लिख रखा है, आपको याद है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक और कंपनी थी, हमें नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों कंपनीज़ को क्या RBI ने क्या किया था कि उनके बोर्ड के ऊपर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक तरह से ओवरटेक कर लिया था कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको हटा दिया और उसके अगेंस्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटर को ले आए थे। मतलब RBI ने बेसिकली एक बंदा अपॉइंट कर लिया जो कि जो है एडमिनिस्टर करेगा दोनों कंपनीज को, और उनके साथ एक पूरी टीम थी, 2-3 और ऑफिसर्स थे जो उनको एक तरह से एसोसिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना। अब ये जो है एक पर्सन थे, हरमन कनोरिया। हरमन कनोरिया कौन है, ये आपके बेसिकली प्रमोटर हैं SREI ग्रुप के, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये जो प्रमोटर हैं SREI ग्रुप के, इन्होंने बोला, ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए इसी मूव को लेकर कि हम जो है ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, हम तो फंडिंग की बात कर रहे थे लोगों से, हम 4,000 करोड़ की फंडिंग लेने वाले हैं, इससे हम आपके रीपे करते हैं डेट को, हम अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत वापस से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, आपने तो हमारे बोर्ड को ही हटा दिया, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट के अंदर गए, पर हाई कोर्ट के अंदर भी यही हुआ, हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी और इन्होंने बोला, हाई कोर्ट ने मतलब कुछ ऐसा डिसीजन नहीं दिया किसी के फेवर में। हाई कोर्ट ने बोला नो मेरिट इन डिस्कसिंग इट, कि कोई हमें फ़ायदा नहीं है ये डिस्कस करके। कॉर्पोरेट अफेयर या तो आप MCA जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जाओ, या फिर मतलब खुद से इसको जो है सॉल्व कर लो। RBI वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो है नो मेरिट इन डिस्कसिंग इट। अब इन्होंने बोला डिसमिस कर दिया इसको पूरे केस को, और आप जो है खुद से देखो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। RBI counsel said the regulator had been pointing to governance issues and the group had enough to trying to put its order in off। तो ये बेसिकली RBI ने क्या बोला वहाँ पे जाके ये बता रखा है कि RBI ने बेसिकली अपना जो पॉइंट बनाया वो ये पॉइंट था कि इनके पास इनफ टाइम था अपने हाउस को ऑर्डर के अंदर लाने के लिए। हाउस को ऑर्डर लाने का मतलब, अंदर लाने का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने ऑपरेशंस को ढंग से वापस से मैनेज कर पाए। हमें समझ में आता है कि आपके एक बार हाउस मतलब आपका एक बार जो है पूरा बिजनेस बिगड़ गया, बट 2-3 बार इनका बिगड़ा हुआ जैसे फ्यूचर पास्ट के अंदर, तो उनको जो है कोर्ट करते हुए उन्होंने बोला कि ऐसे 2-3 बार आप हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं आपको लोन देना वगैरह। तो हमने जो ये वाला देख लिया। अगर आपको इन दोनों न्यूज़ के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे अभी के लिए कमेंट कर सकते हो। नाउ रियलिटी एड्स शाइन इंडेक्स सर्ज 6%। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है फालतू में, पता नहीं। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका एक इंडेक्स है जो रियल एस्टेट के अंदर कंपनीज के अंदर डील करता है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, इंडेक्स मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी छोटी सी, अगर आप तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसका आप जाके देख सकते हैं। तो BSE का एक इंडेक्स है, BSE जिसको नहीं पता, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। BSE का एक इंडेक्स है रियलिटी इंडेक्स, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट मैं कर देता हूँ, BSE रियलिटी इंडेक्स। BSE रियलिटी इंडेक्स बेसिकली इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज आपकी, जैसे DLF हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये आपकी कुछ रियलिटी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो इंडेक्स है वो 6% से जंप कर गया है, बिगेस्ट सेक्टर गेन रहा है थर्सडे को, वाइल द बेंचमार्क सेंसेक्स रोज 0.8%। जो आपको मेन सेंसेक्स था जिसके अंदर कुछ रियलिटी कंपनीज भी आती हैं, वो 0.8% से ही बढ़ा। तो बहुत बड़ी रिटर्न है आपके, 6% का होना और 0.8% का होना बहुत बड़ी बात है। तो हमने जो है पूरा देख लिया आपका इस
शायद आपको पीछे नॉइज़ आ रही होगी, मैंने अब एक बार के लिए इसको हटा दिया। बट इसके अंदर हुआ कि आपका यहाँ पे रीज़न देना चाह रहे हैं कि जो लो इंटरेस्ट रेट्स हैं और चीपर प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स के, तो लोग लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी दूसरी बात की जो चीपर प्राइसेस हो गए हैं प्रॉपर्टी के कुछ टाइम के लिए बोलना चाह रहे हैं अभी के लिए, तो वो जो है दोनों चीज़ें पंप कर रही हैं इस चीज़ को, रियलिटी सेक्टर को, रियलिटी इंडेक्स को। तो हमने जो पूरा देख लिया। और होता क्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो शॉर्ट फ्लक्चुएशंस आती हैं इसकी वजह से आपको चीज़ें ऊपर नीचे होती हुई दिख सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर कोई जो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कंपनी का अच्छे से बिजनेस कर रही होगी कंपनी, या जो कि कंपनी है, जैसे इंडेक्स की बात कर लें तो उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आ जाएंगी, तो वो इंडेक्स या कंपनी तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका प्रॉफिटेबिलिटी और उनका बिजनेस मॉडल ओवरऑल अच्छा होगा। तो हमने जो ये पूरा देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो पूरा न्यूज़पेपर तो कवर्ड है, पर आपने देखा होगा कि आज भी ज़्यादा न्यूज़ आई ही नहीं है। जितनी भी है, अगर आपको उसमें कोई भी अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ी बेसिक ही आपकी न्यूज़ रह रही है। तो आज जो मैं एक एडिशनल कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, तो आज जो हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहीं पे कवर करता हूँ, मैंने पीपीटी या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो अब मैं क्या कवर करने वाला हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या है कि आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज़ बहुत बेसिक ब्रॉड व्यू के अंदर हम कवर करेंगे। 5 स्ट्रैटेजी देखेंगे। पहले आपकी हम स्ट्रैटेजी से बात स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी स्ट्रैटेजी में जो बोलने वाला हूँ वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर तो आपने मतलब इतनी चीज़ें सुनी होंगी, आपके वॉरेन बफे ने मतलब एक तरह से इसको प्रमोट ही कर दिया। वो आपकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, सॉरी यहाँ पे क्लियर हो गया। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारा आपको हंट करना पड़ता है। हंट मतलब आपको थोड़ा टाइम तक के लिए सर्चिंग करनी पड़ेगी ऐसी कंपनीज के लिए जिनकी रियल वैल्यू आपके हिसाब से ज़्यादा है और उनका अभी का जितना स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो कम चल रहा है। तो ऐसी कंपनीज को बोलते हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज। आपको अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा, तब आपको जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला बैरियर है, आपको हंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपका हंट करने वाला पार्ट होता है इसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल जाता है जो आपको लगता है फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर मतलब आपको बाद में कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, 5-6 साल के बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न 100% 200% इतने मिल सकते हैं। यहाँ पे हम इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें, पाई चार्ट, तो इस तरह से इक्विटी वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आपका चलता है। ये आपका इस तरह से है, यहाँ पे आपका डेट होता है और इस हम इक्विटी का पोर्शन मान सकते हैं। अगर इक्विटी का पोर्शन मतलब कि शेयर्स का पोर्शन, डेट का मतलब जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ऐसे लोन वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, तो वो सब जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इनको बोलते हैं। तो वो सब जो है डेट इतना पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का बनाएगा, इक्विटी वाला इतना पोर्टफोलियो आपके पूरे उसका बनाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका, और इक्विटी के अंदर भी मैंने आपको बताया आप उसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको लगता है अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे अंडर वैल्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस का रहता है। तो हमने जो ये पूरा फर्स्ट स्ट्रेटजी को देख लिया है पूरा। सेकंड पे चलते हैं। आपका सेकंड आपकी जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके अंदर आप ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो कंपनीज अभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ पर हैं और उनका फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। जो मतलब एवरग्रीन कंपनीज होती है ना, जो जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, मतलब ये तो आपके पापा आपके दादा के टाइम पे भी अगर किसी ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो तो इसी के अंदर की होगी। ऐसी जो कंपनीज हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। एक स्टेबल रिटर्न्स आपको चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे कोई बंदा है उसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, बट उसे चाहिए कि मेरे फंड्स थोड़े थोड़े ग्रो भी करते रहें ताकि मेरे को आगे फ्यूचर के अंदर सपोर्ट मिलता रहे, बट मेरे को ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना क्योंकि मेरी रिटायरमेंट का पैसा मैं वो कोई कुछ के बाद कर नहीं सकता। तो इसी तरह से वो क्या करेगा, ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मेथोडोलॉजी से इन्वेस्टमेंट कर देगा, जैसे टाटा के अंदर, रिलायंस के अंदर फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन अच्छा बनता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को अपना मतलब एक तरह से ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बेस पे काम करते हैं कि आप जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी। तो हो सकता है कि कोई निफ्टी का इंडेक्स फंड है, निफ्टी का इंडेक्स फंड मतलब कि जो निफ्टी की कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, बट वो निफ्टी डायरेक्टली एनएसई से बाय नहीं होगा, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है निफ्टी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ फंड इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इस तरह से इनकम इन्वेस्टमेंट, जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो है इनकम इन्वेस्टिंग। इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे, शायद आपको पता भी ना हो, बट ये आप इसकी बात करते रहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि आप स्टडी इनकम आपको चाहिए होती है। ये भी अगेन रिटायरमेंट से थोड़ा थोड़ा लिंक करता है, बट इसके अंदर मोर कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा आप लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, बट आपको जो है स्टडी इनकम चाहिए।
आपको ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को 1 साल के बाद सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसको बैक एंडेड रिटर्न्स बोलते हैं कि आपने अभी टाइम ज़ीरो पे इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के बाद जो है आपको सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं चाहिए। आपको 1 साल या 2 साल या 10 साल कितना भी हो सकता है, आपको चाहिए कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ ज़ीरो पे, बट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना या 1 हफ्ता 2 हफ्ता इतने के बाद स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। थोड़े थोड़े रिटर्न चाहिए, चाहे वो टोटल मिला के इतने ही हो, चाहे थोड़ा सा कम भी हो सकता है इसका, बट मेरे को अभी से चाहिए। टाइम मेरे को जल्दी चाहिए। मान लेते हैं 1 वीक के अंदर अंदर मेरे को रिटर्न्स स्टार्ट हो जाए, जो कि मेरे 1 साल तक या उसके बाद तक भी चलते हैं। एक मैंने एस लिख दिया, मुझे ये वाई लिखना चाहिए था। तो ये हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया ना। फोर्थ के अंदर हम देखते हैं, फोर्थ हम यहाँ पे लेके चलते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग ले लेते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आप कंजर्वेटिव से नाम से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, कंजर्वेटिव मतलब जो थोड़ी पुराने ख्याल का होता है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट के अंदर देने की कोशिश करेंगे। आपका पोर्टफोलियो ऐसा बनेगा कुछ जो ऊपर था उसका बिल्कुल अपोजिट। आपका इतना कम से कम पोर्शन डेट के अंदर रहने वाला है, इतना कम से कम पोर्शन आपके इक्विटी के अंदर रहने वाला है। तो इतना बेसिकली होगा आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट देने की कोशिश करेंगे, फिक्स्ड इनकम के अंदर आप जो है बिलीव करेंगे, और इक्विटी के अंदर भी आप बहुत ही ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर, ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज़ के अंदर डालेंगे। यानी कि जैसे वही अगेन रिलायंस होगी, टाटा होगी, इनके अंदर आप डालेंगे ताकि आपका पैसा सेफ रहेगा। यहाँ पर आपके रिटर्न देखो क्या होता है, आपको रिटर्न्स एक ही चीज़ के मिलते हैं, दैट इज़ रिस्क। जितना आप रिस्क लेंगे, मैनेजेबल रिस्क लेंगे आपका, उतना आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो आपके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स थोड़े कम मिलेंगे बट आपका पैसा सेफ रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 5th के ऊपर चलते हैं हम, लास्ट है आपकी अग्रेसिव इन्वेस्टिंग। तो ये जो आपको मतलब एक तरह से है, आपको थोड़ा सा रिलेट कर रहे होंगे आप इससे, नहीं तो आपको जो है ये थोड़ी सी चार्मिंग सी लग रही होगी। अग्रेसिव इन्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आपकी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर आप जो है सेगमेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। होता क्या है कि मान लेते हैं लार्ज कैप कंपनी है कोई, जो पहले ही 10,000 करोड़ का प्रॉफिट रोज हर साल कर रही है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करने के लिए उसको अगर ग्रोथ चाहिए अच्छी से, तो उसको 10,000 करोड़ के ऊपर कुछ ग्रोथ करनी पड़ेगी। मान लेते हैं अगर वो 1,000 करोड़ भी एक्स्ट्रा कमाती है ना, 11,000 करोड़ कमाती है, उसको पहले 10,000 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा अगले साल भी, फिर उसको 1,000 करोड़ और ऊपर जाना पड़ेगा, तब उसका 1% का रिटर्न बनेगा। पर मान लेते कोई ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ 1 करोड़ का रेवेन्यू है, वो अगर ऐसा कर ले, मतलब वो 50 लाख के आसपास मान लो जो है ज़्यादा बढ़ा ले, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इसने ज़्यादा बढ़ाया है, बट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50% की ग्रोथ मिल रही है। तो आपको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो जितने पैसे इन्वेस्टमेंट करें हैं आपको तो उसके हिसाब से रिटर्न चाहिए। हो सकता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा हो इस वाली कंपनी से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपकी ग्रोथ इस पर मैटर करेगी। कंपनी अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको ग्रोथ जो है शायद आपको ज़्यादा मिल जाए। तो इस तरह से बेसिकली आपका, और वही बात है कि उसके अंदर रिस्क भी उतना ही है। छोटी छोटी कंपनी जो है फेल भी कर सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हमने जो पूरा देख लिया, अग्रेसिव इन्वेस्टिंग के अंदर यही होता है कि वो आपके स्मॉल कैप्स के अंदर, मिड कैप्स के अंदर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज के टाइम पे तो एक और NFT वाली चीज़ चल रही है, NFT के अंदर बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेसी ने भी अपनी NFT निकाली है, उसके ऊपर कभी हम बाद में बात करेंगे। वो एक तरह से कलेक्टिबल्स होते हैं आपके, आर्टिस्ट वाला जो पूरा होता है वो NFT के अंदर चले गया, हालांकि उसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। तो हमने जो देख लिया, दूसरा अग्रेसिव इन्वेस्टिंग के अंदर एक और पॉइंट रहता है कि हार्डली किसी डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो हार्डली किसी डेट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमने जो है ये पूरा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट के तरह इसको देख लिया, क्योंकि आज थोड़ी न्यूज़ वगैरह कम थी। तो अगर आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने इसके नोट्स बनाए हैं या अगर आपको बनाने हैं तो आप रिवाइंड करके बना सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ को। कहाँ पे शेयर करना है, नीचे एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप है, और उसके ऊपर 400 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, 420 प्लस हो चुके हैं एक्चुअली। तो जो आप उसके ऊपर जाके शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको काफ़ी सारी और चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।